Hello students, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 10th. Chapter number 8, सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति ये एक गद्य है. सुधा मूर्ति नाम की जो महिला है वह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा मूर्ति है. आज के ज़माने में महिलाओं के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं रहा है. महिलाएं कुछ भी काम कर सकती है, सब चीज़ों में आगे है और महान है. स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही शिक्षा एवं विकास के अवसर भी सारे उनके लिए उपलब्ध है और स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं है. स्त्रियां भी वे सभी कार्य कर सकती है जो कि पुरुष कर सकते हैं. आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रही है और कुशलता भी प्राप्त कर रही है. इसलिए लिंग और जाति भेद महिलाओं के विकास में आड़े नहीं आना चाहिए. इस चैप्टर में सुधा मूर्ति के विभिन्न कार्यों से यह बात सिद्ध हो जाती है. सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है. इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है. उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया. बाद में संशोधन, तकनीकी क्षेत्र, चिकित्सा, लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया. महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है. इस पाठ में इसके लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है. इस बात पर ज़्यादा जोर दिया है. इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए. ये चैप्टर मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए इन शॉर्ट में आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. ये चैप्टर, इस चैप्टर में यही बताया गया है. इस चैप्टर का सार है कि सन 1974 में बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान की छात्रा सुधा कुलकर्णी नोटिस बोर्ड पर टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को का विज्ञापन देखती है जिसमें कंपनी को परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता होती है. और उस विज्ञापन में क्या लिखा होता है? उस विज्ञापनों में छोटे अक्षरों में ऐसा लिखा होता है, एक वाक्य लिखा हुआ होता है कि महिला उम्मीदवार महिला उम्मीदवार आवेदन ना करें. मतलब ये जॉब महिलाओं के लिए नहीं है. और ये जब वाक्य वो सुधा मूर्ति पढ़ती है तो सुधा मूर्ति बहुत गुस्सा आ जाता है, उनको वो तिलमिला उठती है और स्त्री पुरुषों के बीच असमानता की बात सुधा सहन नहीं कर पाती है. और वह एक पोस्ट कार्ड पर कंपनी के प्रमुख JRD टाटा के नाम पर एक पत्र लिखती है कि टेल्को जैसी कंपनी द्वारा स्त्री पुरुष के बीच इस तरह का भेदभाव से वह बहुत हैरान है और टेल्को जैसी कंपनी ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है. उनको बहुत गुस्सा आ गया वो ऐड देख के और उन्होंने जो टाटा कंपनी के मैनेजर है उनको लेटर लिखा. पत्र भेजने पर उस दिन के बाद सुधा को कंपनी के खर्च पर पुणे बुलाया गया. जब वो लेटर उन लोगों को मिला तो उन लोगों ने सुधा मूर्ति को पुणे बुलाया साक्षात्कार के लिए. साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया. और फिर साक्षात्कार के समय वह सब प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए जो भी उन्होंने पूछे थे. पर उनसे कहा जाता है कि फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती है. जो मुख्य सीट है, मुख्य कार्यस्थल है, उस पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होगी, वहाँ पे जेंट्स ही चाहिए. पर सुधा अपने तर्क से अधिकारी को सोचने पर मजबूर कर देती है. वह ऐसी बातें करती है उनसे कि सामने वो जो अधिकारी होते हैं वो मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए. और फिर टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर सुधा मूर्ति की वो लोग नियुक्ति कर देते हैं और सुधा मूर्ति उस कंपनी में, टेल्को कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम करने लग जाती है. फिर सुधा टेल्को में पहली महिला इंजीनियर थी. टेल्को कंपनी की पहली महिला इंजीनियर कौन थी? सुधा कुलकर्णी. उनका विवाह टेल्को में कार्यरत नारायण मूर्ति से हो जाता है. टेल्को में जो काम करते हैं
व्यक्ति, उनका नाम होता है नारायण मूर्ति, और उन्हीं से सुधा मूर्ति की शादी हो जाती है, उनका विवाह हो जाता है और वे सुधा मूर्ति बन जाती है। सुधा कुलकर्णी से क्या बन जाती है? सुधा मूर्ति। और वे 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देती रही। 8 साल तक उन्होंने इंजीनियर पद पर टेल्को कंपनी में काम किया। फिर 8 साल के बाद वे कंपनी को त्यागपत्र देकर, मीन्स रिज़ाइन देकर, नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस नाम की कंपनी खोलती है। अपने हस्बैंड के साथ मिलकर उन्होंने कौन सी कंपनी खोली? इन्फोसिस नाम की कंपनी खोली। और 1996 में वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन बन गई। कब बनी वो इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन? 1996 में। फिर उसके बाद उन्होंने इन्फोसिस फाउंडेशन के द्वारा वे समाज के कार्य भी करने लगी। सामाजिक विकास के अनेक कार्य किए उन्होंने, और वे अब समाज सुधार के लिए समर्पित है। कर्नाटक के अनेक शहरों में उन्होंने अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा और उपकरण और चिकित्सा की सहायताएं दी थी, और सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए थे। इस तरह के उन्होंने सामाजिक कार्य किए। समाज को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत लोगों की सेवाएं की और सेवाएं की। गांवों और स्कूलों की सहायता। सुधा मूर्ति ने कर्नाटक के कई 100 गांवों में कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर वितरण, कंप्यूटर बांटे, गरीब बच्चों को सहायताएं दी और स्कूलों की इमारतों का निर्माण आदि का काम किया है। सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 तथा राजलक्ष्मी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फिर सुधा मूर्ति ने अपने प्रयास से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। कई महिलाओं को इन्होंने मार्गदर्शन दिया है, सजेशन दी है, अपने सुझाव दिए हैं। आज हालत यह है कि इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से आधी संख्या लड़कियों की होती है। आज अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच महिला इंजीनियर कुशलतापूर्वक काम कर रही है, और ये सब किनकी वजह से हुआ? सुधा मूर्ति जी की वजह से हुआ। इन्होंने लेडीज़ को, महिलाओं को बहुत उनके विकास के लिए इन्होंने बहुत काम किए हैं, महिलाओं को सुझाव दिए हैं और उनको आगे बढ़ाने के प्रयास किए हैं। तेरह पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिनमें से प्रमुख है, अभी मैंने बताया, जैसे कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा यह दिया गया था, और राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है, और जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना ज़रूरी है। इस तरह उन्होंने लेडीज़ को, महिलाओं को अपने कार्यों में प्रशस्त किया है, और उन समाज को सुधारने के लिए इस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं। और सुधा मूर्ति सच में महिलाओं के लिए क्या है? एक प्रेरणा मूर्ति सिद्ध हुई है। महिलाओं को उन्होंने प्रेरित किया है, जागरूक किया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी है शब्दार्थ। परिसर मीन्स प्रांगण, आंगन। विज्ञापन मतलब इश्तहार, जाहिरात। पेशकश मीन्स प्रस्ताव। साक्षात्कार मीन्स मुलाकात या इंटरव्यू। आवेदन मतलब अर्जी, एप्लीकेशन। त्यागपत्र मतलब राजीनामा या पद त्याग का पत्र, मीन्स रेजिग्नेशन। और मेधावी मतलब तेजस्वी। यह शब्दार्थ, इसके अलावा कुछ और शब्दार्थ है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। परिसर मतलब आसपास की भूमि या आंगन। विज्ञापन मतलब इश्तहार। आवेदन मीन्स अर्जी, निवेदन।
स्नातकोत्तर मीन्स स्नातक होने के बाद की पढ़ाई। छात्रवृत्ति मीन्स वजीफ़ा। पेशकश मतलब प्रस्ताव। असमानता मतलब समानता का अभाव या समानता की कमी। पचना मतलब हजम होना, और यहाँ अर्थ है कि स्वीकार होना। अपन बोलते हैं ना, मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, मतलब मैं ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही, मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ मैं ये बात। पचना मीन्स हजम होना या स्वीकार होना। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले लोग। सहना मतलब बर्दाश्त करना। सर्वोच्च मीन्स सबसे बड़ा। साक्षात्कार मीन्स मुलाकात या इंटरव्यू। उपस्थित मतलब हाजिर। फैक्ट्री मतलब कारखाना। कार्यस्थल मतलब काम करने का स्थान। नियुक्ति मीन्स तैनाती। मेधावी मतलब बुद्धिमान। अनुसंधान मीन्स जांच पड़ताल, खोज। दृढ़ता मतलब मजबूरी। कार्यरत मतलब काम कर रहे। और त्यागपत्र मीन्स इस्तीफा। कार्य रूप मीन्स यथार्थ रूप। उपकरण मतलब सामग्री। अथक मतलब बिना रुके, लगातार किया जाने वाला। अधिकतम मतलब जितना हो सकता हो, अधिक से अधिक। प्रशस्त मतलब यहाँ अर्थ खुला, प्रशस्त मतलब खुला हुआ। और प्रतिभा मतलब असाधारण काम करने की शक्ति या योग्यता। नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे है बात न पचना। बात न पचने का अर्थ है बात गले न उतरना। और वाक्य हम बना सकते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए लंबे समय तक उपवास रखने की बात मरीज को ना पची। अविश्वसनीय होना, बात गले न उतरना या बात न समझ पाना। सेकेंड है फूला न समाना। फूला न समाना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। और इसका वाक्य है परीक्षा में अच्छे अंक आने पर विद्यार्थी फूला न समाया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, बस की बात न होना मतलब असमर्थ होना या बूते के बाहर होना। इसका वाक्य है कि महेश को समझाना मेरे बस की बात नहीं है, मतलब मैं उसको नहीं समझा सकता, असमर्थ हूँ उसको समझाने में, है ना। बस की बात ना होना मतलब असमर्थ होना या बूते के बाहर होना। नेक्स्ट है कहावत। कहावत है दिन दूनी रात चौगुनी। दिन दूनी रात चौगुनी का मतलब है बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट है स्वाध्याय। स्वाध्याय में MCQs है इस एक्सरसाइज में, इसे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम स्वाध्याय। ओके, बाय एंड टेक केयर एंड लर्न दिस चैप्टर ऑल्सो। बाय बाय।